एमए पूर्वार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम फिर द्वितीय प्रश्न पत्र के एक ग्रंथ यानी मेघदूत के उत्तर भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूर्व भाग में कालिदास ने मेघदूत में रामगिरी से अलकापुरी तक के मेघ की यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें भौगोलिकता तो गौण हो गई पर काव्यात्मकता उसमें प्रधान रूप से उपस्थित रही। आइए आज हम उत्तर मेघ का क्या कथानक है, उत्तर मेघ की क्या कहानी है, इस पर आपको उस कथानक को सुना दें। प्रिय बच्चों, यक्ष के निर्देशानुसार मेघ अलकापुरी पहुंचकर वहां के गगनचुंबी प्रासादों को देखता है। महलों के फर्श मणियों के बने हुए हैं तथा उनकी दीवारें नाना भांति के चित्रों से सुसज्जित एवं रत्न जटित हैं। इन प्रासादों में अपूर्व सुंदरियां निवास करती हैं। मेघ अलकापुरी का परिभ्रमण करता है। वह देखता है कि अलकापुरी में 6 ऋतुओं का साम्राज्य छाया हुआ है। वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। प्रत्येक शाम नित्य नई चंद्रिका पाकर अलका उज्जवल रहती है। यक्षों का अश्रुपात आनंद में ही होता है। उन्हें काम का ही ताप होता है तथा कलह प्रेम का ही होता है। उनकी यदि कोई अवस्था है तो केवल यौवन। बच्चों, घरों में वह आनंद एवं विलासिता की संपूर्ण सामग्रियों को देखता है। वसन भूषण आदि प्रायः सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प वृक्ष ही कर देता है। इसी तरह भ्रमण के क्रम में मेघ अनेक गृहों में प्रणय के लिए दृश्य देखता है। इसी क्रम में वह कुबेर के प्रासाद के उत्तर में स्थित यक्ष के गृह को देखता है, जिसका बहिर्द्वार अनेक रत्नों से जड़ा हुआ इंद्रधनुष के समान चमकीला लग रहा है। द्वार पर यक्षप्रिया द्वारा पालित एक मंदार का वृक्ष है। मेघ उसी दिशा में आगे बढ़ता है। अपनी भाभी को संदेश सुनाने की अभिलाषा से मेघ शीघ्र ही यक्ष के गृह पर उपस्थित होता है। वह यक्ष गृह के विशाल प्रांगण में बनी हुई एक बावड़ी को देखता है, जिसकी सीढ़ियां मरकत मणि की बनी हुई हैं तथा जिसमें हम हंसों को तैरते हुए देख रहे थे। भवन से कुछ दूर वह इंद्रनील मणि द्वारा निर्मित शिखर वाले क्रीड़ा पर्वत को देखता है। क्रीड़ा पर्वत के चारों ओर सुनहले कदली के वृक्ष खड़े हैं। उस क्रीड़ा पर्वत पर एक स्वर्णमयी वास यष्टि लगी हुई है, जिस पर सायंकाल में मयूर आकर बैठते हैं तथा उन्हें यक्षिणी अपनी करतल ध्वनियों से नचाया करती है। मेघ देखता है कि यक्ष गृह के द्वार पर शंख तथा पद्म के चित्र बने हुए हैं, पर यक्ष के अभाव में उसे यह घर सूना सा प्रतीत होता है। अत्यधिक थके होने के कारण मेघ क्रीड़ा पर्वत पर विश्राम करता है। वहीं से वह यक्ष के घर के अंदर देखता है। वह देखता है कि करुणा की प्रतिमा सी हृदय द्रावक वियोगिनी यक्षिणी अत्यंत ही दारुण
अवस्था में है। वह अत्यंत कृशकाय हो गई है। यक्षिणी ब्रह्मा की आदि सृष्टि सी सुंदरी, कृशकटी, स्तन भार से दबी, चंचल नेत्रों वाली, कुछ डरी हुई सी तथा नितंब भार के कारण अलसाई सी दिखती है। अपने सहचर यक्ष के दूर होने के कारण चक्रवाक से बिछड़ी हुई यक्षिणी चक्रवाकी की तरह मेघ उसको अकेले ही पाता है। मेघ ध्यान देकर देखता है कि यक्षिणी की आंखें यक्ष के विरह में निरंतर रोने के कारण सूज गई है। बच्चों, मेघ देखता है कि यक्षिणी अपने प्रियतम की विरह दशा का चित्र बना रही है। फिर उसे छोड़कर वह पिंजरे में बंद मैना से पूछती है, अरे मृदुभाषिणी, क्या तुझे अपने स्वामी की याद आती है? तुम उनकी बहुत प्रिय थी। तदुपरांत वह देखता है कि यक्षिणी अपने प्रियतम यक्ष के नाम एक गीत गाती है। यक्षिणी की गोद में वीणा है, जिसके तार अश्रुपात के कारण आर्द्र हो गए हैं। वह किसी प्रकार उन तारों को ठीक ठीक बजाने लगती है। संगीत को वह भूल बैठती है और वीणा वादन छोड़कर कुमलाए हुए पुष्पों को गिनती है। फिर वह शांत भाव से ध्यानावस्थित हो जाती है, मानो प्रियतम के आलिंगन अथवा संगम का सुखानुभव कर रही हो। इसी प्रकार दिवस के अवसान हो जाता है, रात्रि हो जाती है। मेघ अब यक्ष गृह के गवाक्ष के समीप पहुंचकर यक्षिणी की दशा का निरीक्षण करता है। शयनागार में जल रहे मणिदीप के प्रकाश में मेघ देखता है कि विरह संतप्त यक्ष प्रिया अस्त व्यस्त भाव से जमीन पर पड़ी छटपटा रही है। उसकी आंखों से नींद छिन गई है। फिर वह देखता है कि यक्षिणी उठकर शैया पर लेट जाती है। अत्यंत कृशकाय होने के कारण वह मेघ को मात्र कलाशेष चंद्र के समान दिखती है। शैया पर लेटी यक्षिणी के नयन लगातार अश्रुपात कर रहे हैं। मेघ बहुत ही दुखित भाव से वियोगिनी यक्षप्रिया की यह दशा देख रहा है। वह खिड़की के और समीप आ जाता है। यक्षिणी मेघ को देखती है और तत्क्षण ही उसकी बाईं जांघ फड़क उठती है। मेघ दर्शन से वह स्मृति के सागर में खो जाती है और उसे नींद आ जाती है। यक्षिणी के भयवश जग जाने तथा उसके मृदु स्वप्नों के भंग हो जाने की चिंता के कारण से मेघ निशब्द रहता है। दूसरे दिन जब तिमिर का अंत और उषा रानी का आगमन होता है, तब मेघ अपनी विद्युत को भीतर ही रखकर धैर्य के साथ जलपात करके वायु को शीतल बना देता है। शीतल वायु के मृदु संस्पर्श से यक्षिणी जूही की कली के समान अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है और वातायन की ओर खड़े मेघ को देखती है। मेघ अब अपना परिचय देते हुए यक्ष द्वारा प्रेषित संदेश को कहता है। वह कहता है, हे मानिनी, तुम्हारा प्रियतम सकुशल रामगिरी के आश्रम में रह रहा है और तुम्हारी मंगल कामनाएं करता है, क्योंकि विपत्तियां तो आती रहती हैं। अतः सर्वप्रथम मंगल चिंतन ही उचित है।
तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर है और भाग्यवश उसका मार्ग बंद है। वह अत्यंत ही कृश, विरह संतप्त, अश्रु जल से सराबोर, कल्पना में तुमसे हमेशा मिलने वाला, तुमसे मिलने को सदा उत्कंठित रहता है। उसने मुझसे अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है, हे प्रियतमे, मैं लताओं में तुम्हारे शरीर की, मृगियों की आंखों में तुम्हारे चितवनों की, चंद्रमा में तुम्हारे मुख की छवि की, मयूर पुच्छों में तुम्हारे बाल जाल की तथा नदियों की तरंगों में तुम्हारे भ्रू विलास की कल्पना मात्र करता रहता हूं। लेकिन विवशता है कि किसी भी वस्तु में तुम्हारे अंगों की पूरी समता नहीं देख पाता। मैं किसी तरह आशा बांधे हुए इन वियोग की घड़ियों को बहुत ही कष्ट से काट रहा हूं। अतः हे प्रिय, तुम कभी निराश न होना, क्योंकि तुम ही सोचो कि क्या किसी को लगातार सुख ही सुख या अनवरत दुख ही दुख कभी मिला है। ये भाग्य का चक्र कभी ऊपर और कभी नीचे आ जाता है। अब 4 महीनों में मेरे शाप का अंत हो जाएगा, इसलिए किसी तरह आंखें बंद कर इन शेष 4 महीनों को बिता लो। फिर हम दोनों शरत रजनी की धवल चंद्रिका में विरह कल्पित अपनी अभिलाषाओं को भी जी भरकर पूरी करेंगे। इस प्रकार मेघ यक्ष प्रेषित संदेश को वियोगिनी यक्षप्रिया को सुनाकर यक्ष के निर्देशानुसार इच्छित प्रदेशों में घूमने के लिए चला जाता है। यक्ष ने संदेश के अंत में मेघ से कहा था, हे भाई, चाहे मित्रता के नाते अथवा मुझ पीड़ित के प्रति दया के नाते यह कार्य करके तुम अपने इच्छा अनुसार कहीं भी चले जाना। भगवान करे तुम्हारा कभी भी अपनी विद्युत प्रिया से वियोग न हो, यही मेरी शुभकामना है। प्रिय बच्चों, इस प्रकार मेघ अपने कर्तव्य का पालन कर अपने अभिलषित प्रदेशों में विचरण के लिए चला जाता है। इधर यक्षाधिपति कुबेर के कानों में जब मेघ कथित यह करुण संदेश पड़ता है तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है और वे प्रसन्न होकर उसी समय यक्ष को शाप विमुक्त कर देते हैं। इस तरह पुनः यक्ष दंपति का मधुर मिलन हो जाता है। वियोग की परिणति संयोग में हो जाती है और आनंद का पारावार उमड़ पड़ता है। प्रिय बच्चों, उत्तर मेघ की बस यही कहानी थी जिसे मैंने आपको सुना दिया है। यह आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित है, इसलिए इसे सावधान होकर अपने हृदय में धारण कीजिए। अस्तु, यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अग्रिम वीडियो में आपको पुनः कुछ नई बातें सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।